नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं और सारी खबरों को समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में पूरे दी हिंदू को एनालिसिस करना और उसको कंप्लीट कर लेना बेहतर है। उसके अलावा एक मैगजीन फॉलो करिए, आपका पूरा काम करंट का हो जाएगा। नहीं तो जीवन को करंट ही मत बनाइए। डेढ़ घंटे के 2-2 घंटे की क्लासेस होती है करंट की, उसके बाद नोट्स बनाना है, फिर मैगजीन पढ़नी है, तो आधा टाइम तो करंट में ही चला जाएगा। स्टैटिक कब करोगे? ठीक है, देखिए पहली खबर एक है यूनाइटेड नेशन और गाजा पट्टी के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में गाजा पट्टी में फेमाइन घोषित कर दिया है। यूएन ने बोला है कि गाजा पट्टी में भुखमरी आ चुकी है। ऐसा क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चीज़ें चली रही हैं। फ़िलिस्तीन का मतलब क्या है? गाजा पट्टी प्लस वेस्ट बैंक, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो फ़िलिस्तीन हो जाता है। गाजा पट्टी एक क्षेत्र है जो सीमा अपनी बनाता है भूमध्य सागर से। ठीक है, तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने अभी घोषणा की थी, एक निर्णय लिया था कि जो गाजा पट्टी है हम उस पर कब्जा कर लेंगे बाई फोर्स। उसके बाद में वेस्ट के काफ़ी देश हैं, जैसे कि फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, विरोध किया और इजराइल से कहा कि अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे और गाजा पट्टी पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम फ़िलिस्तीन को अब ऑफिशियली मान्यता देने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी के देश हैं, जो अमेरिका के एलाई हैं, इन लोगों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। जबकि भारत की बात करें तो भारत हमेशा 2 स्टेट थ्योरी की बात करता है, 2 नेशन थ्योरी की, कि फ़िलिस्तीन भी रहे और इजराइल भी रहे। जैसे ही इजराइल बना था 1948 में, हमने उसको ऑफिशियल मान्यता दे दी थी। और फ़िलिस्तीन की बात करें तो उसे भी दे चुके हैं। ठीक है ना? तो हम 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं। तो उसके बाद में जब ये चीज़ें हुई तो फिर अब उसने अपनी जो भी प्रोसीजर है वो शुरू कर दी इजराइल ने। तो इसके चलते उसने चारों तरफ से गाजा पट्टी को घेर लिया है। उनकी जो रसद आपूर्ति होती है, इनकी फूड आइटम, ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ भी जा नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में आप देखो कि लाखों लोग, लाखों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये सब भुखमरी से मरने वाले हैं गाजा पट्टी में। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस चीज़ को तो वॉर क्राइम घोषित करना चाहिए। भाई, आप लाखों लाखों लोगों की जान एक तरफा ले रहे हैं, तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है ना? मतलब कि एक वॉर क्राइम है, नेतन्याहू के ऊपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का क्या स्टैंड है? तो अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम गाजा पट्टी पे कंट्रोल करेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे अपने हितों के लिए। वो तो कह ही चुके हैं ना। तो अमेरिका इजराइल को इतना खुले हाथों क्यों छोड़ता है? क्या उसका भाई है ये? तो ऐसा नहीं, उसके इंटरेस्ट है। पहले इजराइल का इस क्षेत्र में डोमिनेंस होना अमेरिका के हित में है, क्योंकि सुएज कैनाल है, यहाँ से उसका ट्रेड होता है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में यहाँ के जो उसके दुश्मन देश हैं, ईरान वगैरह, उन पर नज़र रखती है। साथ ही साथ में अमेरिका की इकोनॉमी में, वहाँ की पूरे समाज में काफ़ी डोमिनेंस है यहूदी समाज का, ज्यूश का। ठीक है, तो ये सारे कारण बनते हैं, इस वजह से होता है। अब आपको क्या देखना है? लोकेशन को देखना है कि इजराइल की लोकेशन क्या है, उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब देखना है। और भारत इजराइल के एक बार संबंधों को अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत इजराइल और फ़िलिस्तीन, इन दोनों को संबंधों को पढ़ लीजिए। कभी क्वेश्चन आया कि दोनों को बैलेंस करने की बात आएगी तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगली खबर है आर्टिकल 3 से 11 से संबंधित। आर्टिकल 3 से 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है, स्टेट पीसीएस ने भी पूछा है, और इस बार फिर चर्चे में आ गया है। क्या है? आर्टिकल जो 3 से 11 होता है, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी पद में सुरक्षा देता है कि अब उनको तुरंत ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता है। ठीक, यानी कि चाहे यूनियन के सिविल सर्वेंट हो, चाहे स्टेट के हो। जैसे कि आप यूपीएससी पास करके पहुँचे, आईएएस बन गए, डीएम बन गए, या फिर यूपी पीसीएस बीपीएससी पास करके आप एसडीएम बन गए, तो इनके पदों की सुरक्षा की बात करता है कि अपने कभी भी इनको ऐसे ही बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड। इसकी एक प्रोसीजर होगी। ठीक, तो इनको जो भी नियुक्त करते हैं, है ना, तो उनसे कोई हायर अथॉरिटी ही इनको इनके पद से हटा सकती है, निलंबित कर सकती है, सस्पेंड, बर्खास्त कर सकती है। और साथ ही साथ इन सब में सबसे पहले प्रोसीजर ये कि इनकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, बिना जांच के कुछ नहीं, ठीक है, उनके साथ कर सकते हो, उनको पद से नहीं हटा सकते हो। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कोई
गंभीर आरोप लगे हों तो वैसे में कर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 से 11 इतना ही देखना, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कुछ खास है नहीं उसमें। इंडिया चाइना की बात कर लें। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारत पे टैरिफ लगा दिया। ठीक, जैसे ही टैरिफ लगाया उसके बाद में बैक टू बैक हमारे संबंध खूब एकदम अब तक के निचले स्तर पे पहुंच गए हैं। अच्छा, टैरिफ क्यों लगाया? तो कई सारे एंगल हैं। एक रसिया का इंडिया रसिया का एंगल है जिसमें हम तेल खरीदते हैं। एक ब्रिक्स वाला है, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है तो डॉलर की हेजेमनी कम ना हो जाए। एक एंगल है कि पाकिस्तान में अमेरिका के एसेट थे, हमने जानबूझ के उनको नुकसान पहुंचाया। एक एंगल ये आ रहा है कि हमने ऑफिशियली मना कर दिया कि जो वॉर रुका है, ऑपरेशन सिंदूर रोका है हमने, तो उसमें अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है, हमारा स्वेच्छा थी, हमारा डिसीजन था, है ना। ये सारे एंगल हैं। एक एंगल ये भी है कि हमने अपनी जो मार्केट है, चाहे एग्रीकल्चर मार्केट हो चाहे डेयरी मार्केट हो, हमने अमेरिका के लिए नहीं खोला। और प्रधानमंत्री ने तो सीधा बोल दिया था कि हमें जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे हम भुगतने को तैयार, लेकिन हम अपने किसानों के साथ, हम अपने दुग्ध उत्पादकों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हमने एंट्री दे दी तो ये इन लोगों की चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद से आप देख रहे हैं हमारे चाइना के संबंध और रसिया, ये सब चीज़ें सुधर रही हैं। मेनली चाइना की बात करें, RIC का कंसेप्ट आ रहा है, रशिया इंडिया चाइना। ओके, तो अब चाइना इंडिया के संबंध काफ़ी ठीक होने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि हकीकत क्या है वो तो सब जानते हैं। देखिए, विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। परमानेंट एक ही चीज़ होती है, वो होती है इंटरेस्ट। 1971 में अमेरिका हमारा दुश्मन था, अभी दोस्त था, फिर भी दुश्मन बन रहा है। तो अभी भारत, जैसे कि 2020 में गालवान में जब हमारा और चीन का संघर्ष हुआ था, उसके बाद से हमारे दोनों के संबंध बहुत निचले स्तर पर चले गए थे। लेकिन अब जो ये नए समीकरण बन रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे सहयोग हमारे बीच में हो रहे हैं। जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। जैसे हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट को शुरू कर चुके हैं, हमारे यहाँ से सीधी फ़्लाइट जाने लगी है, चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना। मानसरोवर यात्रा है, उसके लिए चाइना ने भारतीयों के लिए सारे प्रवेश द्वार खोल दिए हैं, एंट्री दे दी, हम लोग मानसरोवर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इंडिया ने अपने मार्केट में चाइना को एक्सेस दे दिया है कि चाइना आए मार्केट में, ठीक है, अपना व्यापार करें। और बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे डिसंगेजमेंट हो रहा है, यानी कि सेना जो भी जहाँ ज़्यादा सेना है उनको कम किया जा रहा है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, विश्वास बहाली हो दोनों देशों के बीच में। इन्वेस्टमेंट मॉडल कई सारे हमने खोल दिए चाइना के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक तरफ तो ये सहयोग चल रहा है, इवन चाइना यही कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप अमेरिका पे बैन लगा दीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें ओके। फिर क्या होता है, डायमेंशन देखिए। वहाँ के विदेश मंत्री मिस्टर वोंग भारत में आए, सारी ये चीज़ें हुई, ठीक है। अभी बात ये चल रही कि चाइना उन चीज़ों के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध को हटा देगा जो भारत में वो नहीं करना चाहता था। जैसे रेयर अर्थ मेटल हुए, क्रिटिकल मशीनरी हुई, सेमीकंडक्टर है, भारत में एक्सपोर्ट नहीं करता था, वो बैन लगाया था। लेकिन अब बात हो रही है कि उसको भी वो बैन हटाएगा उस पर। और जैसे ही मिस्टर वोंग काबुल गए, काबुल से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद की धरती पे जैसे ही कदम रखा, वहाँ पे जाकर ही कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है, आतंकवाद का शिकार है पाकिस्तान। समझ रहे हो ना। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, जहाँ से आतंकवादी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उन्हीं को बता रहे हैं कि वो आतंकवाद से प्रभावित है। दूसरी बात कही कि जो हमारा BRI कॉन्सेप्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे POK से होकर गुजरता है। हमने कभी मान्यता नहीं उस चीज़ को दी, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी के विरुद्ध है वो चीज़। तो उसको मजबूत करने की बात हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी देने की बात हो रही है पाकिस्तान को। तो ये सारे डायमेंशन हो रहे हैं। तो इन सबको आप एब्जॉर्व करते रहिए, समझते रहिए, और धीमे धीमे ये नए समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। फिर फाइनली कुछ डिसीजन जब कुछ बनेगा तो देखा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिए। और इसका जो PDF है, टेलीग्राम चैनल है जर्नी टू ISP से, तो उस पर मिल जाएगा। अगली खबर है डॉग्स से लेकर, कुत्तों को लेकर। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि जितने भी दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्र में गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, उन सबको पकड़ा जाए और शेल्टरों में जाके बंद कर दिया जाए, ये कहा था। उसके बाद में जो एनिमल को प्रोटेस्ट करने वाले हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रेशर बनाया, और फिर बाद में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी अपने जो निर्णय है उसको कुछ समय के लिए सस्टेन कर दिया है, समाप्त नहीं किया, उसको रोक दिया है।
और कहा ये है कि आप ऐसा करिए कि इन सभी कुत्तों को, इनको जो पकड़ लिए गए हैं, पकड़ो, इनको वैक्सीनेट किया जाए, इनका रेबीज़ देखा जाए है कि नहीं, अगर रेबीज़ है तो इनको शेल्टर में रखा जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए, वैक्सीन लगा के छोड़ दिया जाए। ये सारी चीज़ें देखेंगी। अब हो क्या रहा है भारत में, ये हो रहा है कि जब भी कोई चीज़ होती है 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक इधर एक्सट्रीमिस्ट हो जाते, एक इधर। जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुत्ते तो बड़े मासूम होते हैं, किसी को काट ही नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, कुत्ते काटते हैं, बेवजह भी काटते हैं कभी कभी, है ना। हमारे मित्र थे, उनको काट लिया। तो कुत्ते कई सारे एग्रेसिव भी हैं, बेवजह भी काट लेते हैं, कुत्तों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। तो ये चीज़ें होती तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। दूसरी तरफ आप कहो कि इनको पकड़ के उनमें डाल दो, ना तो ये प्रैक्टिकल है और ना ही ये ठीक है, ना ये एथिकल है, दोनों ही गलत है। तो दोनों लोगों को एक दूसरे की बातें समझनी होंगी, चाहे वो जो कुत्तों के अधिकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जो ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच की बात करनी होगी। और बीच का रास्ता यही है कि इनको वैक्सीनेट किया जाए, इनकी स्टारवेशन किया जाए, मतलब नसबंदी की जाए, संख्या कम की जाए। आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा कुत्ते बढ़ गए। एक गली में 1-2 कुत्ते हुआ करते थे, अब एक गली में 15-15 कुत्ते हैं। इतनी आबादी, एक आखिर में इन्वायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि इन्वायरमेंट कितनी क्षमता है, कितनी कैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 5-6-10 गुना ज़्यादा है। ये भी सारी चीज़ें तो आपको देखनी होंगी ना। तो लेकिन सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती हैं, वो सब अपनी फेलियर छुपा लेती हैं। ये एमसीडी हुआ, आरडब्ल्यूए हुआ, इन लोगों की फेलियर है, एमसीडी की, म्यूनिसिपैलिटीज़ की। इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है ये लोग करें, लेकिन इन लोगों ने अपना काम तो किया नहीं। जब कुछ हो नहीं पा रहा है तो कितने सारे इम्पैक्ट देखे गए। कुत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको काट ले रहे हैं, कई सारे बच्चे मर जा रहे हैं। चलती गाड़ी पे लोगों को पीछे लग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, इनको देखना होगा, काम करना होगा। और जो बहुत ख़तरनाक कुत्ते हैं उनको शेल्टर में डाला जाए। तो ये बीच का ही है, कभी भी एक्सट्रीम डिसीजन से कुछ काम बनने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सट्रीम इतना डिसीजन दे दिया कि क्या ही बोला जाए, कैसे होता फॉलो उसको, है। बहरहाल, तो कुत्तों से संबंधित बस सुनते रहिए, और उसमें कुछ खास ज़रूरी है नहीं। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है, योजना आयोग की जगह पे आया है। तो इसकी रिपोर्ट का नाम है रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने क्या कहा? नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि सभी राज्यों, आप लोग अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाइए, कानून लाइए, ताकि टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाया जाए। और टूरिज्म के लिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है, सतत पर्यटन, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की गई है। क्योंकि टूरिज्म ऐसा हो कि कुछ समय का ना हो, लगातार हो, और साथ ही साथ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या है? ये है जब आप हिमालय पे यात्रा करने गए, ठीक है, आप पॉलीथीन ले जा रहे, गंदगी ले जा रहे, वहीं छोड़ रहे हो, तो सस्टेनेबल नहीं है। वहाँ की इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुँचे, नुकसान हो रहा है। सस्टेनेबल हो, ऐसा टूरिज्म हो। आजकल कई कंसेप्ट आ रहे हैं, विलेज टूरिज्म आ रहा है, लोग ग्रामीण क्षेत्र में घूमने जाते हैं। फार्मिंग टूरिज्म आ रहा है, खेतों को देखने जाते हैं। तो मेनली करना क्या होगा आजकल? मतलब ये है जैसे कि शहरों में है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो घर बनाए जा रहे हैं उनका एक मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे कुछ, जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर ऐसा बना लो कि टूरिज्म के लिए हो जाए, ताकि लोग केवल होटल में ही ना जाएं टूरिज्म के लिए, सबके लिए रोज़गार भी तो हो जाएगा ना। कोई अपना घर ऊपर वाला है, किराए दे दे टूरिज्म के लिए, जैसे कि आपने मोहल्ला 80 मूवी देखी हो, इस टाइप के। ठीक है, हालांकि वहाँ का मामला कुछ अलग ही था। तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई। देखिए, आज 5 ही खबरें थी, कुछ खास खबरें थी नहीं, और कुछ ऐसी चलती रहती हैं, गवर्नर और ये सब चीज़ें, तो उनमें क्या ही देखना है ना। और जो आर्टिकल 3 से 11 है देख लेना, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उन्होंने 2 वहाँ के ऑफिसर हैं उनको पद से हटा दिया था, इसलिए ये आर्टिकल 3 से 11 चर्चे में आ गया। इसकी PDF जो है आपको जर्नी टू IAS टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो डेली अब ये क्लास 6 बजे अपलोड हो जाया करेगी, अब देख लिया करिए अच्छे से, ठीक है। और शाम को अपना डिस्कशन होता है 9 बजे से,
तो उसमें आइए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और साथ साथ आंसर राइटिंग भी होती है, तो आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सफलता चाहिए तो आप आंसर राइटिंग को करना ही होगा, है ना। ओके, खैर कोई नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद।